हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुतगल बायोलॉजी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ कोरोना वायरस इन्फेक्ट ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस की सेल को किस तरीके से इन्फेक्ट करता है जो कोरोना वायरस है। आजकल सब जगह कोरोना वायरस हो रखा है और सेकंड वेव अभी निकल के चुकी है। अब आने वाली है थर्ड वेव। जैसा कि साइंटिस्ट बता रहे हैं कि थर्ड वेव इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं होगी, ठीक है, और ये बच्चों को ज़्यादा संक्रमित करेगी। तो इसने अपना स्ट्रेन है वो चेंज कर लिया है, जो कि अब जो कम इम्यूनिटी वाले हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करेगा। यानी बच्चे जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर होती है, तो उनको ये अफेक्ट करने लगेगा। और काफ़ी केसेस भी आए हैं राजस्थान में, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि ये बॉडी में आकर किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से हमारे सिस्टम को ये फेल कर देता है। चलिए, ये जो स्ट्रक्चर है आप देख पा रहे हैं इमेज जो कोरोना वायरस की है, और कुछ चीज़ें हम यहीं पे समझ लेते हैं। देखिए, कोरोना वायरस के ऊपर ये जो कांटेदार प्रोटीन पाई जाती हैं इन्हें स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, जिन्हें एस से डिनोट किया जाता है। उसके बाद इनकी मेम्ब्रेन पे जो ग्रीन कलर की आप प्रोटीन देख पा रहे हैं इसे मेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर एम प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद ये जो रेड कलर की इसकी कवरिंग आपको दिखाई दे रही है, इस कवरिंग को इसका एनवेलप कहा जाता है या सेल मेम्ब्रेन ही कह लीजिए आप। और इसके अंदर आरएनए तथा एन प्रोटीन पाई जाती है, क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। और इसके बाद ये इसकी ई प्रोटीन है जिसे एनवेलप प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक सा स्ट्रक्चर है, अभी हम डिटेल में बात करेंगे इसकी आगे। चलिए, आज से पहले कई तरीके के वायरस हमें देखने को मिले। कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस की टोटल फैमिली है पूरी, इसमें से 9 कोरोना वायरस हैं, जिसमें से ये SARS-CoV-2 है, ठीक है। और इसी तरीके से राइनो वायरस है, एडिनो वायरस है, उसी तरीके का HPV वायरस है, HIV वायरस है, रेबीज़ है, स्मॉल पॉक्स है। तो हर वायरस जो है एक पर्टिकुलर हमारे सिस्टम को अफेक्ट करता है। जैसे हम HIV की बात करें तो ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को अफेक्ट करता है, ठीक है। और रेबीज़ वायरस की हम बात करें तो ये हमारे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और पूरी तरीके से उसको डैमेज कर देता है, जिससे कि आदमी जो है, जो उससे इन्फेक्टेड पर्सन है, वो पानी से डरने लग जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है। अब हम बात करें, जो कोरोना वायरस है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, ये हम सब जानते हैं। हम बात करते हैं कि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही क्यों अफेक्ट करता है, यानी कि ये पर्टिकुलर हमारे सिस्टम को ही क्यों अफेक्ट करते हैं। तो उसका रीज़न है हमारी जो रेस्पिरेशन वाली सेल्स हैं उन पे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं ACE2 रिसेप्टर्स। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लंग्स में पाए जाते हैं, ठीक है, ये रिसेप्टर्स। अब ये रिसेप्टर्स हमारी बॉडी पर पाए जाते हैं प्रोटीन को कैच करने के लिए, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी मात कहाँ खा जाती है, क्योंकि इसके जो कोरोना वायरस का जो खोल है या इसका एनवेलप है, इस पे भी ये स्पाइक प्रोटीन पाई जाती हैं, जो कांटे कांटे आप निकले हुए देख रहे हैं, इन्हें स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, एस प्रोटीन कहते हैं। जैसे ही ये हमारी जो बॉडी के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं इन पर ये आकर अटैच हो जाता है और हमारी बॉडी को लगता है कि ये कोई नॉर्मल प्रोटीन है, ठीक है। यह हमारी बॉडी कैच खा जाती है। चलिए, हम देखते हैं जो हमारे सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझ लेते हैं एक बार। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि नोज़ से स्टार्ट होकर हमारे और एल्विलाई तक जाता है। जैसे कि नोज़ से स्टार्ट होगा, उसके बाद सबसे पहले एक विंड पाइप आएगा जिसे अपन ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दोनों लंग्स के लिए 2 लंग्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, दोनों लंग्स में डिवाइड हो जाएगा तो वो ब्रोंकाई कहलाएगा, ठीक है। ब्रोंकाई फिर से ट्रीज़ की तरह ब्रांचेज़ में बदल जाएगा, जिसे अपन ब्रोंकियोल्स कहेंगे, ठीक है। और ब्रोंकियोल्स लास्ट में फूली हुई संरचना में बदल जाएंगे, जिससे एल्विलाई कहा जाता है, ठीक है। और ये गुब्बारे जैसी फूली हुई संरचना पर ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, ठीक है। और इन ब्लड कैपिलरीज में से O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, गैसेज का आपस में एक्सचेंज होता है। तो ये लास्ट स्टेज होती है हमारी एल्विलाई, जो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम आती है, ठीक है। तो मेन फंक्शन जो है रेस्पिरेशन का वो एल्विलाई में जाके कंप्लीट होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन ब्लड में भेज दी जाती है, जो अपन नोज़ के थ्रू लेते हैं। और जो CO2 है वो ब्लड में सांस में भेज दी जाती है, जिसे बाहर हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से गैसेज का एक्सचेंज होता रहता है। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नोज़ से स्टार्ट होता है, तो कोरोना वायरस का एंट्री पॉइंट भी हमारी नोज़ ही माना जाता है। नोज़ से ये जाके और एल्विलाई में जाके अफेक्ट कर देता है, जहाँ से हमें निमोनिया के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जब कंडीशन काफ़ी सीरियस हो जाती है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। कोरोना वायरस जो मैंने आपको बताया है ये SARS-CoV-2 है, जिसे सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 कहते हैं, ठीक है। ये एक बार हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोबारा से। ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसे एम प्रोटीन कहते हैं। ये स्पाइक प्रोटीन है जो कांटे जैसी संरचना दिखाई देती है, जिसे एस प्रोटीन कहते हैं। ये इसकी एनवेलप स्मॉल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जिसे ई से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा ये न्यूक्लियो प्रोटीन है, ठीक है। और ये जीनोमिक RNA है। अब देखिए, वायरस 2 प्रकार के होते हैं। कुछ वायरस होते हैं जिन्हें RNA वायरस कहते हैं और कुछ वायरस होते हैं जिन्हें DNA वायरस कहते हैं। ये इनके जो जेनेटिक मटेरियल है उसके आधार पर हमने इन्हें डिवाइड किया है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो DNA है, ठीक है। वहीं वायरसेस के अंदर RNA भी पाया जाता है और DNA वाले भी वायरस पाए जाते हैं, यानी कि कोई एक होगा या तो RNA जेनेटिक मटेरियल होगा या फिर DNA जेनेटिक मटेरियल होगा। तो ये जो कोविड वायरस है ये RNA जेनेटिक मटेरियल वाला वायरस है, ठीक है। यानी इसके अंदर RNA जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है।
जैसा कि हम वैक्सीन भी ढूंढ रहे हैं आजकल, जो टीका निकाला जा रहा है वो आरएनए वैक्सीन की खोज की जा रही है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और किस तरीके से हमारी जो सेल हैं उनको ये अपने कब्जे में कर लेता है, यानी हाईजैक कर लेता है। हर सेल की एक सेल मेम्ब्रेन होती है जिसे उस सेल की कवरिंग कहते हैं। ठीक है, उस सेल मेम्ब्रेन जो हमारी बॉडी की सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है, यानी जिसे अर्धपारगम्य कहते हैं, जिसमें से जो सेलेक्टेड चीज़ें हैं वही अंदर जा सकती हैं। सिलेक्शन के बाद जो चीज़ें ख़राब होती हैं उनको बाहर छोड़ दिया जाता है, यानी कि वो अंदर नहीं आती। ये हमारी बॉडी के अंदर सेल रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया प्रोटीन को कैच करने के लिए बनाए जाते हैं। हमारी बॉडी यहाँ पे गलती कर जाती है या फिर ग्लिच खा जाती है कि इसको लगता है कि ये जो स्पाइक प्रोटीन आया है यानी एस प्रोटीन आया है ये कोई हमारी बॉडी का ही प्रोटीन है, इसे नॉर्मल प्रोटीन समझ के ये अंदर ले लेती है। ठीक है, और यहीं पर वायरस अपना काम कर लेता है, जिसे साइटोप्लाज्म के अंदर ये वायरस आ जाता है। जैसे ही ये वायरस साइटोप्लाज्म के अंदर आता है तो यहाँ पर लाइसोसोम आगे अपना काम करता है। लाइसोसोम जिसके अंदर काफ़ी एसिडिक हम कहें एंजाइम्स पाए जाते हैं, वो लाइसोसोम क्या करते हैं, जैसे इसके ऊपर काम करते हैं वो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस सेल मेम्ब्रेन को गला देते हैं। जैसे ही इसकी सेल मेम्ब्रेन वाली जो प्रोटीन वाली जो मेम्ब्रेन है वो गल जाती है तो इसका जो आरएनए है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, उस आरएनए को अपन वायरल आरएनए कहते हैं। जैसे ही इसका आरएनए बाहर आएगा, अब ये क्या करेगा, हमारे जो राइबोसोम्स हैं बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं जिन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। अब वो राइबोसोम बेचारे इतने सीधे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हमें किसके लिए प्रोटीन बनानी है, बस उनका काम है प्रोटीन 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 बनाना। ठीक है, उन्हें ये नहीं पता कि हम किसके लिए बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, बस उनका काम है प्रोटीन बनाना। ये उनको हाईजैक करके सीधा अपना कह देता है, अपने आरएनए को भेज देता है कि आप इसके लिए प्रोटीन बनाइए। ठीक है, इसकी जो पूरी मैसेजिंग है वो सब आरएनए के अंदर है और ये उसको भेज देता है कि आप इसके हिसाब से प्रोटीन बनाइए। आरएनए जैसे ही उनके अंदर जाता है वो प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इधर ये अपने आरएनए का रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देता है, उधर राइबोसोम इसके लिए प्रोटीन बना रहे हैं और प्रोटीन बनाकर इसको वो कवरिंग दे देते हैं, यानी इसकी मेम्ब्रेन बनाकर वो दे देते हैं, जो कि लाइसोसोम ने यहाँ पर इसकी प्रोटीन गला दी थी। जैसे ही इसको अपनी प्रोटीन मिल जाती है, ये दोबारा से अपने नंबर बढ़ाने लग जाता है और नंबर बढ़ाने के बाद सेल हमारी जो है वो रप्चर कर जाती है, यानी सेल हमारी फट जाती है, क्योंकि सेल के अंदर एक लिमिट तक मटेरियल आ सकता है। जैसे ही वो ज़्यादा संख्या में ये अपनी रेप्लिकेशन करते रहते हैं सेल एक स्टेज पर आकर फट जाती है और फटने के बाद ये काफ़ी सारी संख्या में बाहर निकल जाते हैं और फिर दोबारा से ये हमारी आसपास की सेल्स को फिर से अफेक्ट करने लग जाते हैं और सेल के अंदर दोबारा ये प्रोसेस चालू हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से वायरस हमारी ही बॉडी की सेल्स का जो मैकेनिज्म है उसे यूज़ करके, मशीनरी को यूज़ करके अपना काम निकालता है। इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये सेल्स को हाईजैक कर लेता है। ठीक है, और वायरस के बारे में एक और बात बताऊं कि ये ना तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये डिपेंड करता है कि ये रह कहाँ रहा है, यानी कि ये एक तरीके से लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक्स है। यदि ये किसी होस्ट सेल के अंदर है, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, तो ये एक लिविंग सेल की तरह बिहेव करेगा, जैसा कि ये कर रहा है अपने आरएनए डीएनए को रेप्लिकेट कर रहा है। और यदि ये किसी नॉन लिविंग के आस बाहर रहेगा, यानी एटमॉस्फेयर में रहेगा या किसी थिंग्स पर रहेगा, तो ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। ठीक है, हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते कि लिविंग है नॉन लिविंग है, बीच की एक योजक कड़ी है, यानी कनेक्टिव लिंक्स है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।